मोनी ओ मोनी, अब भी जा लाडो, सूरज सर पे चढ़ आया है, कब तक सोती रहेगी। ये आवाज मोनी की मां सपना की थी, जो कब से आवाजें लगा रही थी बेटी को उठाने के लिए, मगर मोनी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो चिल्लाती हुई उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर सपना दौड़ती हुई उसके कमरे में आई। क्या हुआ लाडो? और फिर खुद ही बोली, क्या फिर से? हाँ मम्मा वही सपना। सपना सोच में डूब गई, लेकिन फिर संयत होते हुए बोली, जा जल्दी से फ्रेश हो जा, तेरे लिए तेरा फेवरेट राजमा चावल बनाया है। मोनी बाथरूम में चली गई और सपना फिर गहरी सोच में डूब गई। सपना सिंगल मदर थी। अविनाश के उसे छोड़कर जाने के बाद उसने उसे अकेले ही पाला था। सपना साइंस की प्रोफेसर थी। मोनी भी इसी साल उसके कॉलेज में एडमिशन ली थी। मोनी खुद भी साइंस स्टूडेंट थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, सो सपना ने भी उसकी बात मानकर उसकी इच्छा से उसे विषय चुनने दिया। वो यूं ही गुमसुम बैठी थी कि मोनी पीछे से आकर उसके गले में लिपट गई। क्या हुआ मम्मा, आज कॉलेज नहीं चलना है? रोज तो आपको मुझसे ज्यादा जल्दी होती है। और ध्यान से सपना को देखने लगी। सपना एकदम सामान्य होकर मुस्कुरा दी और बोली, लाडो पहले खा तो ले। उसे डर था कि कहीं मोनी उसकी परेशानी भांप न ले। डॉट 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 डॉट। लेकिन शुक्र था कि मोनी को समझ नहीं आया। खाना खाकर मंजू को काम बता दोनों माँ बेटी कॉलेज के लिए निकल गई। पुणे की भीड़ भरी सड़कों पर आज ट्रैफिक भी सपना को कुछ ज्यादा ही लग रहा था। एक सिग्नल पे उसने कार रोकी। तभी न जाने कहां से एक किन्नर मोनी की साइड वाली खिड़की पर प्रकट हुआ। वो कुछ मांगता उसके पहले ही मोनी पर नजर पड़ते ही डर से चौंक पड़ा। सपना ने उसे कुछ पैसे देने के लिए विंडो मिरर नीचे किया तो वो कुछ बोल रहा था, हाय हाय ये किस बला को लिए घूम रही है बेटा। और बिना कुछ लिए तेजी से जैसे प्रकट हुआ था वैसे ही गायब हो गया। सपना अब कुछ ज्यादा ही चिंतित हो गई थी। जो वो किन्नर अभी अभी कहकर गया था, शायद वो जानती थी कि वो किस बारे में बात कर रहा था। मोनी अब भी सत्ते में थी। मम्मा वो मुझे बला कह रहा था। नहीं नहीं लाडो, तू भी कहाँ ध्यान दे रही है, ऐसे लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। कॉलेज आ गया था। कार पार्क करके सपना स्टाफ रूम में और मोनी क्लास में चली गई। अरे वाह मम्मा की लाडो आ गई है, ये राजकुमारी जी आपका स्वागत है। ये आवाज मोनी की बेस्ट फ्रेंड पूजा की थी। दोनों में बहुत प्यार था। वैसे इनका पूरा ग्रुप था, पूजा, सौम्या, नमन, अतुल और सबसे खास रुद्र। अब रुद्र खास क्यों था? वो इसलिए कि पूरे कॉलेज का टॉप स्टूडेंट था, अमीर बाप की इकलौती संतान, स्मार्ट, और सबसे बड़ी खासियत वो इतना होने पर भी एकदम सरल और सौम्य था। न किसी बात का घमंड, नहीं कोई बुरी आदत। कुल मिलाकर वो एक देव पुरुष की तरह ही था। मोनी उसे बहुत पसंद करती थी। वैसे तो मोनी एकदम मस्तीखोर और हंसमुख थी, पर आज उसके सुंदर मासूम चेहरे की हंसी गायब थी। वो अभी उस किन्नर के बारे में ही सोच रही थी। तभी रुद्र ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, अरे मेरी शहजादी, आज ये शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? वो उसे शहजादी ही बुलाता था। तभी सौम्या बोली, लगता है इसे प्यार हो गया है किसी से, और हंसने लगी। अरे अरे सौम्या ऐसा मत बोल, वरना हमारा रुद्र तो अभी हार्ट अटैक से मर जाएगा। पूजा बीच में ही बोल पड़ी। सुनकर सारे एक साथ हंस पड़े। तभी प्रोफेसर सक्सेना क्लास में आए और सब चुपचाप अपनी सीट्स पर बैठ गए। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक रोचक विषय पर बात करेंगे। तुम में से कौन कौन वैम्पायर्स यानी पिशाचों के अस्तित्व को मानता है? सभी स्टूडेंट्स हैरान थे कि आज सर को क्या हो गया, ऐसे विषय पर चर्चा। खैर आधे स्टूडेंट्स ने हाथ ऊपर किए, जिनमें पूजा और रुद्र भी शामिल थे। मोनी हैरानी से पास बैठे रुद्र को देख रही थी। जहां तक वो जानती थी रुद्र ने कभी ऐसा कोई जिक्र उसके सामने नहीं किया था। तो क्या जानते हैं आप इस बारे में? प्रोफेसर ने सवाल किया। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और कहने लगा, सर मेरे गांव में पिशाच है, जिन्होंने कितने ही लोगों का खून चूसकर उन्हें मार डाला। क्या तुमने उन्हें देखा कभी? सर ने पूछा। नहीं सर, मेरे दादाजी बताते थे कि पिशाच होते हैं। तभी एक स्टूडेंट बोला, अच्छा हुआ तूने नहीं देखा, वरना तू अभी यहाँ नहीं होता। सुनकर सारे ही हंसने लगे। साइलेंट हो जाए सर, गंभीरता से बोले। रुद्र तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सर भूत प्रेत या आत्माओं का कोई एक ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैंने पढ़ा है दुनिया भर में कुछ ऐसी जगह है जहां रूह आत्माएं पिशाच अपना ठिकाना बना लेती हैं। कुछ देर रुककर रुद्र फिर बोला, लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है। वैसे तो इन पिशाचों के बारे में दुनिया भर में सिर्फ अटकलें ही लगाई जाती रही है, लेकिन फिर कुछ देर रुककर रुद्र बोला, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार इन मौत के राक्षसों को लोगों ने महसूस किया है। कईयों ने तो उन पिशाचों को मुर्दों का खून पीते देखा है। रुद्र की बातें सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक लड़का बोला, सर अगर पिशाच होते हैं तो हमारे बीच भी हो सकते हैं। हाँ बेटा, वो तू भी हो सकता है। अतुल उसका मजाक उड़ाते हुए बोला तो सभी जोर से हंस पड़े और वो बेचारा डर कर बैठ गया। प्रोफेसर सक्सेना बोले, जिन्हें विश्वास है वो मेरे साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। इस विषय पर मैं और मेरी टीम रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक गांव है खैरतर काल्पनिक, वहाँ पिशाचों के होने के निशान मिले हैं। हम 12 मार्च को चलेंगे, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो वो मुझसे आके मिल सकता है। कहकर प्रोफेसर चले गए। सभी वापस अपने अपने ग्रुप में बैठकर इस नए टॉपिक पर बात कर रहे थे। रुद्र मोनी को लगातार देखे जा रहा था, जो अब तक रुद्र की कई बातों में ही उलझी थी। रुद्र, मोनी बोली, क्या तुम सचमुच इन सब बातों को मानते हो? रुद्र उसकी मासूम आंखों में झांकते हुए मुस्कुराया, क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं ही पिशाच तो नहीं? रुद्र, मोनी उसको झिंझोड़ते हुए बोली, पागल हो, ऐसी बातें मत करो। हाँ रुद्र, तुम पिशाच भी हुए तो मोनी तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ेगी। अतुल बीच में बोल पड़ा और हो करके हंसने लगा। मोनी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा।
अतुल एक पल को तो सहर गया, उसे मुनि की आंखें सामान्य नहीं लगी। तभी पूजा बोली, तो फिर गाइस क्या विचार है, चलना है पिशाचों को देखने? मैं और मुनि तो जा रहे हैं, रुद्र बोला। और मैं और पूजा भी, अतुल ने कहा। लेकिन सौम्या अभी भी चुप थी, क्योंकि नमन कभी नहीं जाएगा। उसे पता था, क्योंकि नमन उसका भाई था और वो जानती थी कि वो कितना डरपोक इंसान था। क्यों सौम्या, नमन चल रहे हो ना? नमन ने अपेक्षाकृत जवाब दिया, नहीं कभी नहीं। अब सौम्या का मुंह उतर गया, वो जाना चाहती थी। रुद्र बोला, कोई बहाना नहीं, हम सब जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। रुद्र की बात टालने की किसी में हिम्मत नहीं थी, मगर रुद्र घर वाले मानेंगे क्या? नमन धीरे से बोला, उनको कौन बताएगा कि क्यों जा रहे हैं, कहेंगे कि कॉलेज टूर है बस। अरे लेकिन 10 मार्च को तो तुम्हारी शहजादी का बर्थडे है रुद्र, 18 की हो जाएंगी मैडम। बालिग मतलब समझते हो न? पूजा ने रुद्र की तरफ आंख मारते हुए कहा। मुनि ने जोर की एक दौड़ पूजा की पीठ पर जमाए और बोली, बहुत बोलने लगी है पूजी तू आजकल। फिर खुद ही शर्मा गई। सभी एक साथ ठहाका लगाकर हंसे और रुद्र बहुत ही प्यार से मुनि को देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। मुनि का घर। आज सपना का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मुनि उसके गले में बाहें डालकर बोली, मम्मा। हाँ लाडो, सपना ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। मम्मा आज तारीख कौन सी है? 7 मार्च, सपना ने जवाब दिया। और 2 दिन बाद क्या है? 10 मार्च तेरा जन्मदिन। सपना को जैसे कर्क लगा, मुनि का जन्मदिन मतलब 2 दिन बाद मुनि 18 की हो जाएगी। फिर घबरा कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। है मुरली वाले, मेरी बच्ची की रक्षा करना। क्या हुआ मम्मा, आप खुश नहीं हो? मैं बड़ी हो गई हूँ। नहीं मेरी लाडो, ऐसा नहीं है। प्यार से उसने मुनि के गालों को थपथपाया। तू बड़ी हो रही है पर बचपना अब तक नहीं गया है। चल अब सो जा। जय श्री कृष्णा। सुबह सुबह मंजू ने दरवाजा खटखटाया। सपना उम्मीदी सी उठकर दरवाजा खोली। क्या बात है बीबी जी, तबीयत ठीक नहीं क्या? आज फिर बेबी ने वो सपना देखा क्या? आप इतनी देर तो नहीं सोती? अरे सांस ले मंजू, सारे सवाल एक साथ। मैंने कहा था आपसे एक बार चिन्नमा माई से मिल लो, मगर आप मानती कहाँ हो? मंजू बिना रुके बोले जा रही थी। अच्छा बाबा आज चलते हैं बस, अब जल्दी से काम निपटा, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। कहकर सपना अपने कमरे में चली गई। तैयार होकर उसने मुनि को आवाज लगाई, लाडो उठा जा अब। आंखें मसलती मुनि सपना के गले आ लगी। लाडो फ्रेश होकर नाश्ता कर ले, मैं मंजू के साथ किसी काम से बाहर जा रही हूँ। सपना और मंजू एक बस्ती में पहुंच चुकी थी। सपना को उस बस्ती में थोड़ी घुटन हो रही थी। बेहद संकरा से रास्ता था। मंजू उसका मुंह देखकर समी परेशानी समझ गई थी। मंजू बोली, माफ करना बीबी जी, हम गरीब लोग तो इसी तरह रहते हैं। सपना ने उसे देखा तो वो चुप हो गई। करीब 100 कदम चलने के बाद एक के कच्चे मकान के आगे मंजू रुक गई और पुकारने लगी, माय ओ माय, आजा मंजू, तेरी बीबी जी को ले आई। सुनकर सपना हैरत से मंजू को देखने लगी। मंजू बस गर्व से मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हो, कहा था ना माई सब जानती है। दोनों अब उस घर के अंदर थी। चारों तरफ चमकते त्रिशूल, लाल रंग की पोटलियां और ढेर सारी मोमबत्तियां लगी हुई थी। चिन्नमा माई काले चोगे में बड़ी बड़ी आंखें, जिनके आसपास झुर्रियों के गहरे निशान, और उन आंखों में गहरा मोटा काजल। ऐसा लग रहा था जैसे दरारों भरी दीवार पर किसी ने काला रंग पोत दिया हो। मोटी मोटी सफेद बाहें और उनके बीच बड़ी सी लाल सिंदूर की बिंदी, गले में ढेर सारी रुद्राक्ष की मालाएं और उनमें लटके चमकते त्रिशूल। कुल मिलाकर वो बेहद ही डरावनी लग रही थी। लेकिन वहां के माहौल में एक अजीब सी शांति थी जो सपना ने शिद्दत से महसूस की थी। माई ने बैठने का इशारा किया। दोनों उनके सामने बिछे आसन पर बैठ गईं। कुछ कहने को सपना ने होंठ खोले, मगर माई ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं जानती हूँ तू यहाँ क्यों आई है। सपना ने थोड़ा संकोच से मंजू की ओर देखा तो माई ने मंजू को बाहर जाने का इशारा किया। मंजू तुरंत बाहर चली गई। माई, अगर आप सब कुछ जानती हैं तो मेरे पति के बारे में भी सब जानती होंगी। माई ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, तू चिंता न कर बेटी, वो जग का रखवाला है न तेरा कृष्ण कन्हैया, उसने तेरी बेटी का रखवाला पहले ही भेज दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। इधर बाहर मंजू उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। उसे मलाल था कि उसे बाहर भेज दिया और मैं कुछ जान नहीं पाई। करीब 1 घंटे बाद सपना बाहर आई। उसके चेहरे पर अब सुकून था, फिर भी खतरा तो अभी टला नहीं था। मंजू ने रुद्र और पूजा को फोन किया कि मुनि के बर्थडे की तैयारी करनी है। आज 10 मार्च, पुणे का 5 स्टार होटल। बहुत अच्छा इंतजाम किया है रुद्र, सपना ने रुद्र की ओर स्नेह से देखते हुए कहा। आंटी आपका आदेश जो था, और फिर मुनि का बर्थडे है, खास तो होना ही चाहिए। सारे मेहमान, मुनि के सारे दोस्त, सभी लोग आ चुके थे। मुनि ने केक काटा और सभी ने उसे विश किया। मुनि रुद्र के साथ डांस फ्लोर पे चली गई। सभी डांस कर रहे थे। तभी अचानक मुनि को अपने शरीर में खिंचाव सा महसूस हुआ और वो चीखकर बेहोश हो गई। उसकी इस हालत को देखकर सपना घबरा गई, लेकिन रुद्र ने सभी को शांत रहने का बोला और मुनि को गोद में उठाकर रूम में ले गया। पूजा और सौम्या मुनि के पास थी। रुद्र ने सपना से कहा, आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोनों एक तरफ जाकर बात करने लगे। रुद्र ने जो सपना से कहा उसे सुनकर सपना के चेहरे के भाव रंगों की तरह बदलने लगे। कभी वो हैरान होती, कभी डर जाती, कभी चैन की सांस लेती। कुछ देर दोनों इसी तरह बातें करते रहे। मम्मा, मुनि ने पुकारा। सपना उसके पास ही बैठी थी। रुद्र भी उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। सपना ने देखा रुद्र की आंखों में आंसू थे जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे क्या हुआ था मम्मा? कुछ नहीं लाडो, बर्थडे के चक्कर में ज्यादा ही थक गई थी तू। मैं मेहमानों को देखती हूँ, तुम लोग इसका ख्याल रखो। कहकर सपना पार्टी हॉल में चली गई। हाँ तो शहजादी, तेरा इतना ही मन था कि रुद्र तुझे गोदी में उठाए तो यूं ही बोल देती, ये बेहोशी का नाटक करने की क्या जरूरत थी? कहकर पूजा शरारत से हंसने लगी।
पूजा, रुद्र ने थोड़ा गुस्से से कहा, इस हालत में भी मजाक, हद है यार। सॉरी रुद्र, पूजा उसे गुस्से में देखकर बोली। चल सौम्या, कुछ देर चकवे चकवी को अकेला छोड़ देते हैं, कहकर मोनी की तरफ आंख मार के वो दोनों बाहर चली गई। ओह मोनी, रुद्र ने तड़प कर मोनी को गले लगा लिया। वो भी कसकर रुद्र से लिपट गई। तभी मोनी को अपने गले में लटका चांदी का त्रिशूल महसूस हुआ। ये क्या है रुद्र, और ये हाथ का काला धागा मैंने तो नहीं पहना था। कुछ नहीं है शहजादी, तुम्हारी माँ का प्यार है, ये पहनने में कोई हर्ज नहीं, उनका दिल रखने को पहन लो। आज 12 मार्च सुबह के 7 बज रहे थे। मोनी, सारी पैकिंग हो गई, लाडो। हाँ मम्मा। अरे आप कहाँ जा रही हो, ये बेइज्जत। सपना का सामान देखकर मोनी हैरानी से लगभग चिल्ला पड़ी। हाँ मैं भी चल रही हूँ, और तू चिंता न कर, प्रोफेसर सक्सेना के साथ उनकी कार से आ रही हूँ, तेरी आजादी में कोई खलल नहीं होगा, और कहकर मुस्कुरा दी सपना। लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे डर और बेचैनी करवट ले रहे थे। सभी लोग मस्ती करते हंसते खेलते खैरथल पहुंच गए। वहां के डाक बंगले में उन सभी के रहने का इंतजाम था। शाम हो चली थी, गांव की ठंडी ताजी और साफ हवा सभी को आनंदित कर रही थी। सब लोग खाना खाकर फायर कैंप की तैयारी में जुट गए। रात के लगभग 10 बज रहे थे, सभी गोल घेरा बना के बैठे हुए थे। प्रोफेसर कुछ ही दूर अपनी रिसर्च की चर्चा में मशगूल थे। अंताक्षरी खेलने में मुझे मजा नहीं आता, अतुल बोला। तो तेरे लिए क्या परियां बुलवाएं, नमन हंसते हुए बोला। आंखें तरेरते हुए अतुल ने कहा, हाँ और तू तो परियों से भी डर जाएगा, और अपनी पेंट। उसने बात अधूरी छोड़ दी, मगर समझ सभी गए थे। नमन को अपनी इंसल्ट अच्छी नहीं लगी और वो उठकर भाग गया। भागते भागते उसे ये ख्याल ही नहीं रहा कि वो डाक बंगले से लगे जंगल में आ गया है। जब उसे ख्याल आया तो उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चारों तरफ से उसे डरावनी सी आवाजें आ रही थी। वो मुड़ने को हुआ और उसने जो देखा उसे देखकर अच्छों की रूह कांप जाए। फिर ये तो बेचारा डरपोक नमन था। उसके सामने एक भयानक काला साया खड़ा था। अंधेरे में उसकी 2 लाल लाल आंखें चमक रही थी। उसकी गुर्राहट से नमन का रोम रोम कांप उठा और वो चीख मारकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, प्रोफेसर सक्सेना और उसके साथी उसके आसपास खड़े हुए थे। वो उठ बैठा। सौम्या रो रही थी। उसके होश में आते ही वो भाई कहकर उससे लिपट गई, लेकिन डर के मारे अब भी नमन की आवाज नहीं निकल रही थी। तुम थोड़ा आराम करो, रुद्र ने कहा, और अतुल को उसके पास छोड़कर सभी बाहर आ गए। इधर डाक बंगले की देखरेख करने वाला मंगलू सक्सेना सर से कह रहा था, मैंने कहा था न साहब, यहाँ वो पिशाच है, जरूर उस लड़के ने उसे ही देखा होगा। अरे मंगलू, हम भी पिशाचों के बारे में जानने ही आए हैं। चलो तुम खाने का इंतजाम करो, दोपहर का वक्त। रुद्र, चलो ना, हम थोड़ा घूम कर आते हैं। हाँ, और अगर कबाब में हड्डी न लगे तो हम भी साथ आते हैं। रुद्र से पहले पूजा बोल पड़ी। मुनी उसके पीछे भागी। तू न कभी बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से, पूजा की बच्ची। और पूजा उसे मुंह चढ़ाने लगी। अच्छा चलो सब थोड़ा घुमाते हैं। सर से आज्ञा लेकर सब निकल पड़े। ध्यान से जाना लाडो, रुद्र इसके साथ ही रहना। ये सपना की आवाज थी। ओके आंटी, डोंट वरी, रुद्र बोला। गांव की हरियाली, यहाँ की शुद्ध हवा, खेतों की ये मिट्टी की महक, सब कुछ कितना अच्छा है ना रुद्र। हम रुद्र, कहाँ खोए हो रुद्र, जैसे तंद्रा से जागा। कुछ नहीं शहजादी, तुम्हारे ही ख्यालों में खोया था। ओ रुद्र, आई लव यू। मुनी रुद्र से लिपट गई। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे है। रुद्र को भी यही एहसास हुआ। वो दोनों प्यार में खोए, न जाने कब जंगल में आ गए थे, उन्हें पता ही नहीं चला था। रुद्र थोड़ा चिंतित हो गया था। अब उसने मुनी का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ तेजी से चलने लगा, लेकिन एक जोर की आंधी आई और रुद्र का हाथ छुड़ाकर मुनी को एक तरफ ले गई। उस घने जंगल में शाम से पहले ही अंधेरा घेर आया था। रुद्र आवाजें लगाने लगा, शहजादी। इधर मुनी भी चिल्ला रही थी, रुद्र बचाओ। मुनी ने देखा एक भयंकर सा दिखने वाला प्राणी, जिसके बड़े बड़े दांत, लाल लाल चमकती आंखें और सूखे से हाथों की लंबी उंगलियों के बड़े बड़े नाखून। वो उसे ही देख रहा था। मुनी हैरान रह गई। ये तो वही है जो बचपन से मेरे सपनों में आया करता था, मेरा खून पीता था और मैं डर से उठ जाती थी। है कन्हैया, रक्षा करो। वो आंखें मूंद कर जैसे बड़बड़ाने लगी। ही तो तू आ ही गई, कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। 18 साल से मेरी बच्ची, अब तू मेरे साथ रहेगी। कहकर वो पिशाच मुनी की तरफ बढ़ने लगा, मगर उसे छूते ही चीख कर दूर जा गिरा। ये चेनमा माई के दिए उस त्रिशूल का कमाल था। मेरी बच्ची, उतार दे इसे, उतार दे। देख, मैं तेरा पापा हूँ। तेरी माँ ने अपने बाप के साथ मिलकर मुझसे अलग कर दिया था तुझसे। मैं जानता था 18 की होते ही मेरा खून तुझे खींच लाएगा। मुनी अब तक सम्मोहन में ही उस पिशाच की सारी बातें सुन रही थी। रुद्र आगे बढ़ा, मगर एक तेज झोंके ने फिर से उसे उठाकर फेंक दिया। इस बार रुद्र का सिर पेड़ से टकराया और वो बेहोश हो गया। तभी सौम्या और पूजा और 2-3 स्टूडेंट्स उन दोनों को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। उनको देखते ही पिशाच शैतानी हंसी हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी पूरे जंगल को गूंजा रही थी। सब डर के मारे जड़वत हो गए। उनमें से एक लड़का सौरभ भागने लगा, लेकिन वो भाग पाता उसके पहले एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग भरते हुए उसने उसे पकड़ लिया और अपने नुकीले दांत सौरभ की गर्दन में घुसा दिए। सौरभ चीखता चिल्लाता रहा। उसकी दर्दभारी चीखों ने सारा जंगल कंपा दिया। मौका देखकर सौम्या और पूजा डाक बंगले की तरफ भागी। घबराते हुए सर और सपना को सूचित किया। सक्सेना, सर और सपना जंगल की तरफ भागे। रात का अंधेरा था, लेकिन आसमान से पूरे चांद की सफेद रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी। रोशनी देखकर सपना को याद आया, ओह आज तो पूर्णिमा है। उसे माई की बात याद आई। मुनी पूर्णिमा की रात को ही अपने पिशाच रूप में आएगी। याद आते ही सपना से हर उठी। वो मन ही मन बोल उठी, हे बंसी वाले, कृपा करना, रक्षा करना मेरी बच्ची की। दोनों अब तक पहुंच चुके थे। सपना वो दृश्य देखकर दहल गई। अविनाश, हाँ वो अविनाश ही था, उसका पति, जो एक पिशाच था जिसे उसने अपने पापा के गुरुजी द्वारा दूर कहीं बंधवा दिया था।
उसका ऐसा भयानक रूप देखकर सपना डर गई। उस पिशाच के मुंह से खून टपक रहा था। भयंकर लाल आंखें जो सपना को देखकर गुस्से से वो भी लाल हो गई थी। वो जोर जोर से गुर्राने लगा। इधर मुनि ने यंत्रवत अपने गले से त्रिशूल निकाल कर फेंक दिया था। उसके हाथ में बंधा अभिमंत्रित धागा भी उसकी कलाई से अलग हो गया था। वो अपने पिशाच रूपी पिता की ओर बढ़ रही थी। नहीं लाडो, मत जाना उसके पास, वो तेरे पापा नहीं है, पिशाच है। मगर जैसे मुनि को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो बस आगे बढ़ रही थी। तभी दो पेड़ों की खाली जगह से चांद की रोशनी मुनि पर पड़ी और अचानक उसका शरीर अकड़ने लगा। उसका मासूम चेहरा बदल रहा था। वो अब भयानक पिशाचिनी में बदल रही थी। उसकी आंखें रक्ताब हो गईं। उसके दो दांत निकलकर बाहर आ गए थे। ये देखकर सपना बेहोश हो गई। वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप रही थी, मगर दो लोग चौकन्ने थे, प्रोफेसर सक्सेना और रुद्र। रुद्र होश में आ चुका था, बस मौके के इंतजार में था। मुनि अब अपनी मम्मा की मासूम लाडो से एक भयंकर पिशाचिनी में परिवर्तित हो गई थी। उसे तलब लगी थी, खून की तलब। और वो पिशाच अब भी शैतानी हंसी हंस रहा था। आजा देख, कितने शिकार है यहाँ, जिसका खून पीना है पी ले मेरी बच्ची। और मुनि खतरनाक दृष्टि से सामने घबराई सी पूजा की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके करीब आने से पहले ही रुद्र ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके गले में चांदी का वो माई वाला त्रिशूल पहना दिया। एक झटका सा लगा रुद्र को और अगले ही पल मुनि बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल रही थी। उसे एक तरफ लेटाकर रुद्र पिशाच की तरफ पलटा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, लड़के मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो रुद्र पर झपटा। वो कुछ कर पाता उसके पहले प्रोफेसर सक्सेना ने पिशाच पर चांदी के अनगिनत छर्रे उछाल दिए। पिशाच चीख कर पीछे हटा और रुद्र को मौका मिल गया। उसने वो चांदी का छुरा उस पिशाच के गले में घोंप दिया जो रुद्र के दादाजी ने उसे दिया था। छुरा लगते ही पिशाच का शरीर रेत में तब्दील होकर बिखर गया। अब सब शांत था, सारा वातावरण हल्का सा हो गया था। सपना होश में आ गई थी, मुनि अभी बेहोश थी। सपना रुद्र को गले लगाकर बोली, तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगी रुद्र? नहीं आंटी, ये नियति थी मेरी और मुनि की, हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है, वरना जो सपना बचपन से मुनि देख रही थी वही मैं भी क्यों देखता था। सपना को याद आया, माई ने कहा था कि उसे बचाने वाला वो लड़का रुद्र ही है जो उसके पिताजी के गुरुजी का पोता है। अगर मेरी मासूम मुनि ने किसी का भी खून चूस लिया होता तो आज वो पिशाचिनी होती। इस ख्याल से ही सपना कांप गई। हे मुरली वाले, तेरी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। मुनि होश में आ चुकी थी। उसने रुद्र को देखा और बोली, तुमने मुझे बचाया ना उस पिशाच से, मेरे सपनों में तुम ही बचाते थे मुझे उस पिशाच से, लेकिन कभी तुम्हारी सूरत नहीं दिखती थी, पहली बार मैंने सपने में तुम्हें देखा। रुद्र मुस्कुरा रहा था। वो समझ गया था कि मुनि सब कुछ भूल चुकी है। हाँ, मेरी शहजादी मैं ही था और हमेशा रहूंगा। हाँ राजकुमारी जी, ये राजकुमार रुद्र सदैव आपकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। रुद्र की बात पूरी होने से पहले ही पूजा शरारत से बोली और सब एक साथ हंस पड़े। हाँ लाडो, रुद्र अब जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ ही रहेगा, सपना स्नेह से बोली और मुनि ने शर्मा कर अपना मुंह उसकी गोदी में छुपा लिया। इधर जंगल में एक चरवाहा चीख रहा था, उसकी गर्दन में दांत गड़ाए सौरभ उसका खून पी रहा था।